दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल जिसके बहुत सारे बिजनेस हैं, लगातार बहुत सारे नए बिजनेस के लिए अप्रूवल भी मिल रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक रॉक जैसे एक ग्लोबल पार्टनर मिल चुके हैं जियो फाइनेंशियल का। दोनों मिलके तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। अब बिजनेस भी एक एक से बढ़कर एक है, यहाँ तक कि लीजिंग का बिजनेस है। ये एक यूनिक आइडिया है, यानी प्रोडक्ट आपको खरीदना नहीं है बल्कि लीज पे लेना है और मंथली उसके बदले में रिवेन्यू मिलेगा। यहाँ तक कि कंपनी इंश्योरेंस के लिए बहुत सारी कंपनियों से टाई अप कर चुके हैं। ऐसे में क्या जियो फाइनेंशियल का फ्यूचर आने वाले समय कुछ ब्राइट दिखाई दे रहा है? यह स्टॉक वैसे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बैनर तले है और रिलायंस को लेकर लोगों के मन में ये धारणा है कि ये निवेशकों को कोई ज़्यादा फ़ायदा देते नहीं है, क्योंकि रिलायंस के शेयर में लोगों को कुछ खास बेनिफिट नहीं मिला है पिछले 2-4 सालों में, लेकिन बोनस ज़रूर दिया है कंपनी ने। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और आने वाले समय जियो फाइनेंशियल के लिए क्या फ्यूचर प्लान है, किस तरह से कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी, उन सारी बातों को जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव हुई 337 पर। क्लोजिंग गुरुवार की 338 के आसपास थी। इंट्राडे में 330 का लो बन गया, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे गया और वहाँ से काफ़ी शानदार खरीदारी लौट के आई। 330 पे गया, गिरावट हुई। फिर देख सकते हो कि निचले लेवल से जो खरीदारी शुरू हुई सीधा 340 का हाई बन गया। एक ही दिन में 10 रुपये का अप डाउन देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा अप डाउन है ये। अब यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की, जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर आया। अंत में क्लोजिंग 338 के आसपास ही रही, यानी लगभग फ्लैट। यानी दोनों तरफ का हमने माहौल देखा। क्लोजिंग 0.12% की हल्की सी तेजी के साथ हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो जियो फाइनेंशियल ने यहाँ पे देख सकते हो कि एक ऐप लॉन्च की है, डिजिटल बैंकिंग ऐप। इस ऐप के माध्यम से हर तरह की आप सुविधाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। आप लोन सेगमेंट में जाके लोन अगेन प्रॉपर्टी, लोन ऑन म्यूचुअल फंड्स जैसे आपको ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। अब आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक आपके हाथ में ही है। आप जियो फाइनेंशियल के माध्यम से एक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं और हर तरह की सर्विस आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे फिज़िकल रूप से डेबिट कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। आप पेमेंट सॉल्यूशन सर्व प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको उस कंपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन, बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, हर तरह की सेवाएँ कंपनी दे रही है अपनी इस ऐप के माध्यम से। आप इंश्योरेंस के प्रोडक्ट ले सकते हैं, हर तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो इस तरह से यह एक ऐप है जो आपके लिए सब कुछ करके देती है। आप जिस अगर आपके पास जियो फाइनेंशियल ऐप है तो आप उसके माध्यम से अपनी सारी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक एक विजिबिलिटी है इस ऐप की। और गूगल पे और ऐप स्टोर पे ये आप देख सो ये अवेलेबल है। माई जियो के माध्यम से भी आप इसको डाउनलोड करके सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। कंपनी होम लोन सेगमेंट में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कंपनी देख सकते हो कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़, लोन ऑन सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेट लैंडिंग, ऑटो टू व्हीलर इंश्योरेंस लोन, इस तरह से हर तरह की लोन सेगमेंट में भी कंपनी अपने कारोबार को शुरू कर चुकी है और आने वाला जो समय है वो और भी शानदार हो सकता है। आपने इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा रिलायंस का, जिस सेक्टर में वो जाते हैं मार्केट लीडर बन जाते हैं। जियो में देखा होगा वोडाफोन आइडिया को पछाड़ के वो जियो टेलीकॉम में सबसे आगे निकल गए, कस्टमर बेस बढ़ा है। तो इनके पास तो अनुभव है और काफ़ी ऑलरेडी मजबूत टीम भी है। यहाँ तक कि आप देखें तो कस्टमर बेस इनके पास काफ़ी बड़ा है, रिलायंस रिटेल के माध्यम से और जियो टेलीकॉम के माध्यम से, जिसकी वजह से इनके लोन सेगमेंट का बिजनेस काफ़ी शानदार ग्रो कर सकता है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो इन्होंने अपने यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है उसके लिए नई शुरुआत कर दी है। यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की गई है। इस नई कंपनी के लिए जॉर्ज हेबर जोसेफ को इन्होंने फर्स्ट चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अपॉइंट कर लिया है। यानी अब कंपनी म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी और म्यूचुअल फंड का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो इस समय काफ़ी ग्रो कर रहा है। 2020 के बाद, कोविड के बाद लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके हैं। पहले इन्वेस्टमेंट इतना नहीं होता था, लेकिन अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हो चुकी है। अभी जो अन्य पुराने नाम बहुत सारे हैं, जिसमें आप देख मोतीलाल ओसवाल से लेके और बहुत सारे मीरे एसेट्स है,
या फिर अलग अलग बैंक हो गए जिसमें आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक, सबके म्यूचुअल फंड्स है। अब जियो अपने म्यूचुअल फंड के बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ते हुए अपनी सबसे ऊपर पोजीशन लाना चाहते हैं। तो एक ये बहुत ही बड़ा बेहतरीन मौका है। जॉर्ज हेबर जैसे एक अनुभवी व्यक्ति को इन्होंने अपॉइंट कर लिया है, जो आने वाले समय बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है ये साबित करी है कि जियो फाइनेंशियल का जो गोल्डन पीरियड अब शुरू होने वाला है। यहाँ तक कि जियो फाइनेंशियल के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर साबित होगा वो होगा निफ्टी 50 में फिर से आना। जब तक देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा था, ये जियो निफ्टी 50 में था, लेकिन अब उसको बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब वापस क्योंकि एफ एंडो में शामिल हो चुका है, तो ये एक शर्त होती है कि जो एफ एंडो में शामिल है ट्रेड वही निफ्टी 50 में आ सकता है। तो एफ एंडो में शामिल होने की वजह से अब निफ्टी 50 में आएंगे तो करीब $403 मिलियन का नया इन्फ्लो आने की संभावना बनेगी। तो मार्च से रीसफल होगा निफ्टी का जो इंडेक्स, जिसमें यह निफ्टी 50 में आ जाएगा। इससे जो सुरक्षित निवेश करने वाले निवेशक होते हैं वो भी निवेश शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक निफ्टी 50 में एंट्री नहीं होती है तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है या फिर बाहर के जो बड़े फंड हाउस है वो ऐसे शेयरों में निवेश नहीं करते, लेकिन निफ्टी 50 में आने से वो सारा निवेश भी आएगा। तो एक अंदाज़ा मोटे मोटा लगाया गया कि $403 मिलियन का नया इन्फ्लो आ सकता है। तो यह देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी बेहतर खबर है। और अभी इस समय यह स्टॉक बिल्कुल आप समझ सकते हो कि अपने निचले प्राइस के आसपास ही है। इसके अगर हम SWOT को एनालिसिस भी अगर करें, देखो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट यानी इसकी स्ट्रेंथ 15 पॉइंट पॉजिटिव है। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अंदर 4 आपको अपॉर्चुनिटी भी दिखाई देगी, यानी जो पॉजिटिव पॉइंट का पल रहा है वो काफ़ी भारी है। वीकनेस इसके अंदर 5 है और एक भी थ्रेड्स नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि 19 पॉइंट इसके पॉजिटिव है, इसके प्लस पॉइंट है, और निगेटिव पॉइंट में देखेंगे वीकनेस में वो मात्र 5 है। तो इससे क्लियरली समझ में आता है कि यहाँ पे इसके अंदर संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। अब इसकी स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी हैज़ मेंटेनिंग गुड ROE ऑफ 3.21% इन लास्ट 3 ईयर। Operating income has grown well for the company over past 3 year CAGR 29.30%. The company has delivered substantial profit growth of 45.94% over the past 3 year. तो ये इसका स्ट्रेंथ है खास। लिमिटेशन भी कुछ है। कंपनी हैज़ पुअर रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3.32%. कंपनी एक पुअर ROC ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3.59% last 3 years. Company is trading at 8.70 times at the book value. PAT margin has shrunk by the 15.12%. तो इसके पॉजिटिव और ये निगेटिव पॉइंट है। इसके QVT स्कोर को भी अगर हम एनालिस करें तो यहाँ पे क्वालिटी स्कोर काफ़ी अच्छा है, 100 में से 60 पॉइंट है, यानी इसकी हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। लेकिन वैल्यूशन इसकी कमज़ोर है, क्योंकि 100 में से 20 पॉइंट है, यानी एक्सपेंसिव वैल्यूशन पे इस समय स्टॉक उस हिसाब से दिखाई देगा। यहाँ पे टेक्निकल लेवल से देखें तो 100 में से 50 पॉइंट है, यानी वो मीडियम दिखाई देगा। ओवरऑल जो प्राइस के हिसाब से भी देखें तो ये थोड़ा सा महंगा है। फंडामेंटल्स इसके देखें तो मार्केट कैप 2,15,821.06 करोड़ के आसपास है, जो बहुत ही बेहतरीन है। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे देखें तो 635.33 करोड़ के आसपास है। इसका PB 8.7 का है। ऑपरेटिंग रिवेन्यू इसका 638.06 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 47.12% है। सेल्स ग्रोथ इसकी देखें तो 1,432.69 करोड़ की है। इसके अलावा इसका ROC 2.16%। इसका देख सकते हो कि P रेशियो 411.21 है। फेस वैल्यू इसकी 10 है और बुक वैल्यू इसकी 39.06 की है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 382.47 करोड़ का है। इसका EPS 0.83 रुपीज़ के आसपास है और ROE 1.82% है। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 1123.90% है। ओवरऑल देखें तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें अगर सेंसेक्स और फाइनेंशियल सेक्टर के मुकाबले, तो पिछले एक साल में इसने 41% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 18% की तेज़ी बनी है और फाइनेंशियल सेक्टर में 16% की तेज़ी है। तो विनर यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस है और लूजर BSE फाइनेंस है। 3 मंथ के हिसाब से जियो फाइनेंशियल ने -2.87% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स में 1% का निगेटिव रिटर्न मिला है, लेकिन फाइनेंस सेक्टर में 2.60% की तेज़ी बनी है। तो विनर फाइनेंस सेक्टर और लूजर यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस है।
पिछले 1 महीने में जियो फाइनेंशियल ने 9.51% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स में 4.40% का नेगेटिव रिटर्न मिला है और बीएसई फाइनेंस में 5.5% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पे देख लो कि विनर आपको जियो फाइनेंशियल दिखाई देगा और लूजर सेंसेक्स दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से जियो फाइनेंशियल का जो रिटर्न है वो 45.85% पॉजिटिव है, जो काफ़ी बेहतर है। इस दौरान सेंसेक्स में 13.69% की तेज़ी बनी है और बीएसई फाइनेंस में 14.60% की तेज़ी है। ओवरऑल ईयर टू डेट के हिसाब से भी जियो फाइनेंशियल ने बेहतर किया। ओवरऑल इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।